Namaskar, welcome to the class of MA Final Sociology, Paper 1, Unit 3. जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोज़र का जो कंट्रीब्यूशन है इस परिप्रेक्ष्य को वो आरंभ किया था। आज हम उसी के क्रम में इस परिप्रेक्ष्य की आगे विवेचना करेंगे। आज हम इस विवेचना का तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोज़र ने ये बताया था कि संघर्ष जो होता है वह हमेशा ही विघटनकारी नहीं होता, बल्कि कुछ दशाओं में, और उन दशाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया था कि संघर्ष जो होता है वह समूह के लिए, सामाजिक संरचना के लिए सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो उसी क्रम में आज हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। In every type of social structure, there are occasions for conflict, since individuals and subgroups are likely to make rival claims to scarce resources, prestige, or power positions. तो कोज़र कहते हैं कि हर सामाजिक व्यवस्था में, हर सामाजिक संरचना में संघर्ष की संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, संघर्ष के अवसर हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि जो संसाधन होते हैं वह कम होते हैं और इसलिए जो संसाधनों पर नियंत्रण के लिए या प्रतिष्ठा के पदों के लिए या सत्ता के पदों के लिए संघर्ष हमेशा समाज में विद्यमान होता है। However, social structures differ in the way in which they allow expression to antagonistic claims. Some show more tolerance to conflict than others. तो अब वो ये कह रहे हैं कि यद्यपि संघर्ष की संभावनाएं हर सामाजिक संरचना में विद्यमान रहती हैं, लेकिन अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग सामाजिक संरचनाएं इन संघर्षों के साथ डील करने के अलग अलग तरीके निकालती हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ संरचनाएं जो हैं वह इन संघर्षों को प्रकट होने का, इनको मैनिफेस्ट होने का अवसर प्रदान करती हैं। वहीं कुछ संरचनाएं कुछ रिजिड होती हैं, जो तमाम जो एंटागोनिज़म्स हैं, तमाम जो विरोध हैं, तमाम जो प्रतिद्वंद्विताएं हैं, तमाम जो एक तरह के आक्रोश या विरोध हैं, उनको दबाने की कोशिश करती है। तो यद्यपि हर सोशल स्ट्रक्चर में, हर सामाजिक संरचना में संघर्ष तो होते हैं या संघर्ष की संभावनाएं तो होती हैं, लेकिन सभी सोशल स्ट्रक्चर्स अपने अपने ढंग से उन संभावनाओं के प्रति रिएक्ट करते हैं, उन संभावनाओं के प्रति अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। In loosely structured groups and open societies, conflicts may have stabilizing and integrative effects. तो वो कहते हैं कि जो संरचनाएं बहुत ज़्यादा संगठित नहीं होती, अर्थात बहुत 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 शक्तिशाली रूप से जो संगठित नहीं होती हैं, या जो सापेक्षिक रूप से खुले समाज होते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, संघर्ष के जो अवसर होते हैं, उन्हें प्रकट होने का अवसर भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली कोई रिएक्ट नहीं करता है संघर्षों को लेकर के, या विरोध को लेकर के, या आक्रोश को लेकर के। तो वो ऐसे समाजों में यदि संघर्ष होता है, तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी आक्रोश हैं, जो भी गुस्सा है, जो भी प्रतिद्वंद्विता है, उसको एड्रेस किया जाता है, उस पर उसको देखा जाता है और उसके समाधान निकाले जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वह समाज की एकता, समाज के संगठन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि संघर्ष के सोर्सेस को देखा जाता है और उन्हें दूर करने के प्रयास किया जाता है। संघर्षों को दबाया नहीं जाता है, या जो एंटागोनिज़म्स हैं या जो विरोध हैं उनके स्वरों को दबाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें सुन करके और समाधान निकाल लिए जाते हैं। उससे होता यह है कि समूह की एकता या समूह का संगठन और अधिक बढ़ता है। By permitting immediate and direct expression of rival claims, such systems are able to readjust their structures by eliminating the source of dissatisfaction. तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस तरह के जो समाज होते हैं, या इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं,
जो अलाउ करती हैं, जो परमिट करती हैं कि अलग अलग जो विरोधी गुट होते हैं उनको अपनी बात कहने का, उनको अपनी अपनी जो भी असंतुष्टियाँ हैं उनको प्रकट करने का। तो उससे होता ये है कि असंतुष्टियाँ प्रकट हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, फिर उनका कोई ना कोई समाधान खोज लिया जाता है और इस तरह से जो असंतुष्टि का जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है और समाज में पुनः एक तरह का रीएडजस्टमेंट होता है, पुनः समायोजन हो जाता है। The multiple conflicts that they experience serve to eliminate hostility and re-establish unity. तो बार बार जब इस तरह से अवसर मिलता है अपनी दुविधाओं को, अपनी असंतुष्टि को, अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को, अपने प्रतिद्वंदिताओं को प्रकट करने का, तो फिर उससे जो है स्टेबिलिटी या यूनिटी या संगठन और एकता और स्थिरता उस समाज में बढ़ती है। These systems, thus, through toleration and institutionalization of conflict, make way for a stabilizing mechanism. तो वो कहते हैं कि इस तरह के सिस्टम्स में चूँकि एक तरह का जिसे कहते हैं टॉलरेंस होता है या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी सत्ता को संघर्ष को प्रकट करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ तरीक़े होते हैं, कुछ माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से अपने असंतोष को जो भी अलग अलग गुट हैं वो प्रकट कर पाते हैं। तो इस कारण एक तरह का एक स्थिरता का कोई व्यवस्था समाज में पैदा हो जाती है जिसके माध्यम से जो भी प्रतिद्वंद्विताएं हैं उनको एड्रेस कर लिया जाता है, जो भी आक्रोश है उसको एड्रेस कर लिया जाता है और समाज में पुनः स्थिरता और एकता और संगठन कायम कर लिया जाता है। In addition to hostility resolution, internal conflict helps to either revitalize existing norms or contribute to the emergence of new norms. तो कोज़र फिर कहते हैं कि एक तरफ तो जो आपसी जो रंजिश है या आपसी जो प्रतिद्वंद्विता है उसको उसका समाधान तो होता ही है इस प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन इससे एक फ़ायदा और जो होता है वो ये होता है आंतरिक संघर्ष का कि या तो उससे जो चले आ रहे नियम प्रतिमान हैं, मानदंड हैं, वो फिर से स्ट्रांग होते हैं, उनमें वो दृढ़ हो जाते हैं, वो शक्तिशाली हो जाते हैं, या अगर उन नॉर्म्स और रूल्स में किसी तरह के परिवर्तन की ज़रूरत होती है तो नए नॉर्म्स और नए प्रतिमान स्थापित करने में भी मदद मिलती है। तो अगर ऐसा लगता है सिस्टम को कि जो चले आ रहे जो नियम, कानून, प्रोसीजर्स या जो व्यवस्थाएं हैं उनमें वो आउटडेटेड हो गए हैं या उनमें बदलाव की ज़रूरत है और नए तरह की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, नए तरह के नॉर्म्स की या प्रतिमानों की या मानदंडों की ज़रूरत है, तो नए नियम और नए मानदंड स्थापित करने में भी इन आंतरिक संघर्षों से मदद मिलती है। Internal conflict also serves to maintain balance of power. एक और महत्वपूर्ण फ़ायदा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का ये होता है, जो आंतरिक संघर्ष होते हैं, कि जो अलग अलग गुट हैं या अलग अलग उप समूह हैं व्यवस्था के अंदर, उनकी ताकत का अंदाज़ा लग जाता है और इस तरह से एक शक्ति संतुलन स्थापित करने में भी मदद मिलती है। कोई भी एक समूह ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, दूसरे समूह विरोध करने की स्थिति में होते हैं और जब वो विरोध करते हैं तो किसी एक के पास ही सारी सत्ता नहीं रहती, बल्कि सत्ता का एक सही संतुलन, एक बैलेंस ऑफ पावर रहता है सिस्टम में और जिससे सिस्टम स्थिर रहता है। Thus, a flexible group benefits from internal conflict because it helps create and modify norms through thus assuring its stability in changed condition. तो कोज़र वास्तव में ये कह रहे हैं कि जो जो समूह दबाते नहीं हैं प्रतिद्वंद्विता को, आक्रोश को, बल्कि फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, असंतुष्टियों को स्वीकार करते हैं, डिसेंट को स्वीकार करते हैं, उन समूहों में संघर्ष जो होता है या आंतरिक संघर्ष जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है सिस्टम के लिए, क्योंकि वो सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने में, उसके पुनः संगठित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका एक स्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट होता है। यह स्थिरता लाता है स्ट्रक्चर के अंदर, संरचना के अंदर, और संरचना को स्ट्रांग बनाता है, शक्तिशाली बनाता है।
With regard to external conflict, Kozer again points out that actual or threat of external conflict leads to suppression of internal conflict as the conflicting groups come together to fight the external threat. तो अभी तक जो बात हो रही थी वो आंतरिक संघर्षों की थी, लेकिन कोज़र ये कहते हैं कि जब कभी सोशल स्ट्रक्चर को किसी बाहरी तत्व से खतरा होता है, बाहरी तत्व से वास्तविक खतरा होता है, या जो जिस ऐसा उसकी खतरे की अगर कोई आशंका भी लगती है, तो उस वह भी कई बार समूह की एकता को बढ़ाने में योगदान देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई समूह है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच में टकराहट है, जिनके बीच में आपस में असंतोष है, लेकिन फिर कोई बाहरी खतरा जब समूह के ऊपर नज़र आता है, तो वो अपनी छोटी छोटी जो प्रतिद्वंद्विताएं हैं, जो अपनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनको भूल जाते हैं, क्योंकि तब उनको उस बाहरी ताकत के विरुद्ध अपने को बचाना होता है, तो वो सब एक हो जाते हैं। तो कोज़र कहते हैं कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी इंटरनल यूनिटी को बढ़ाने में योगदान देता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है उससे समूह को बचाने के लिए सारे जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट के तत्व होते हैं वो सब एक हो जाते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और बाहरी ताकत से लड़ने के लिए एक हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी स्ट्रक्चर की एकता को, संगठन को बनाए रखने में योगदान देता है। In case of loose structure where antagonisms are not oppressed, external conflict becomes a unifying force. तो फिर वो ये कहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ बहुत कठोर संगठन नहीं है और जहाँ पर जो सत्ता है वो अपने सदस्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं है और सदस्य जो है वो खुलकर अपनी बात प्रकट करते हैं, अपना जो विरोध है वो दर्ज कराते हैं, तो ऐसी स्थितियों में भी जब कभी भी बाहरी कोई थ्रेट होता है, बाहरी कॉन्फ्लिक्ट का कोई थ्रेट होता है या वास्तविक कोई स्थिति होती है किसी बाहरी तत्व के साथ संघर्ष की, तो सदस्य अपने व्यक्तिगत जो भी दुश्मनियां हैं, व्यक्तिगत जो भी प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनको कुछ भूल जाते हैं, उसे पीछे रखते हैं और अपने समूह की सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक हो जाते हैं, ताकि मिलकर वो बाहरी दुश्मन का या शत्रु का सामना कर सकें। In case of rigid structures where antagonisms are suppressed, external threat may be seen as an opportunity to bring to the fore intra-group hostilities and may lead to breakdown of social structure. Conversely, it may further suppress internal hostilities to put up a strong resistance to external conflict, which in turn may cause internal hostilities to accumulate further to blow up later. अब कोज़र इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पर बहुत कठोर संगठन होता है और जहाँ पर कोई वेंट नहीं होता, जहाँ अपने प्रतिस्पर्धाओं को या अपनी कटुताओं को या अपनी असंतुष्टियों को प्रकट करने का अवसर नहीं होता, तो उस केस में जब उस ग्रुप को कोई बाहरी थ्रेट होता है, तो दो दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि चूँकि जो सत्ता है, जो उस स्ट्रक्चर पर जिसका कंट्रोल है, उसका ध्यान चूँकि बाहरी सत्ता से संघर्ष करने में हो, तो उस स्थिति का फ़ायदा उठाकर जो अंदरूनी अलग अलग गुट हैं, जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है, संघर्ष की स्थिति में है, वो इस स्थिति को फ़ायदा उठा करके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी ब्लो अप कर दें, यानी अपने आपसी झगड़ों को भी बढ़ा दें, उसको भी जगह दे दें, और उसका परिणाम ये होता है कि फिर वो सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और उसका विघटन हो जाता है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा वह कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि कभी कोई एक्सटर्नल थ्रेट अगर है ऐसे ग्रुप में, तो वो और अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा सप्रेस करना चाहे, उसको और रोकना चाहे, ताकि सब एक यूनिटी का एहसास हो बाहरी तत्व से लड़ने के लिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के लिए बाहरी तत्व से संघर्ष करने के लिए वो एकता दिखा भी सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप हॉस्टिलिटी को लंबे समय तक आप उसको सप्रेस करते हैं, तो
कोज़र का ये कहना है कि फिर वो इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है, वो हॉस्टिलिटीज़, वो गुस्सा, वो आक्रोश, वो इतना अधिक एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है कि फिर वो आगे चल कर के और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, और वो भी अंततः फिर समूह के विघटन की ओर जा सकता है। To conclude, Kozer explains that conflict is functional for groups and structures where antagonisms between members or subgroups are allowed expression, and thus readjustment of balance of power make for the continued stability of the structure. तो वास्तव में निष्कर्ष रूप में कोज़र ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी जो कोई भी ग्रुप या स्ट्रक्चर कुछ वो जो कोई भी समूह और संरचनाएं अपने सदस्यों को या अपने उप समूहों को अपनी चिंताओं का, अपने प्रतिद्वंद्विताओं का, अपने आक्रोश का या अपनी असंतुष्टि का प्रकटीकरण करने में सहयोग करती हैं, वहाँ जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक तरह का यूनिफाइंग फोर्स हो जाता है, एकीकरण की ताकत बन जाता है, और वह समूह के लिए पॉजिटिव होता है, वह समूह के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करता है. It is dysfunctional for system where antagonisms are suppressed. In such conflicts, in such cases, conflict tends to tear apart the structures and may lead to a complete breakdown of the structure. तो वो ये कह रहे हैं कि जिन समूहों में विरोध को दबाया जाता है, डिसेंट को दबाया जाता है, असंतुष्टि को दबाया जाता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता या उसे प्रकट होने का अवसर नहीं दिया जाता, उन स्थितियों में ज़रूर जो है संघर्ष जो है वह उस संरचना को समाप्त करता है, उसको बीच में से तोड़ देता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो संरचना है उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, उसका विघटन भी हो सकता है. तो ये एक कोज़र की अपनी एक फॉर्मुलेशन है कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट का जो सकारात्मक प्रकार्य है समाज के लिए उसकी बात कर रहे हैं. तो इसीलिए उनका जो ये सिद्धांत है वो कहलाता है फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और कहीं ना कहीं ये उस जो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास हमें कोज़र के संदर्भ में दिखाई देता है कि कोज़र खुद एक कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट हैं, लेकिन उनके जो टीचर हैं जिनके साथ उन्होंने अध्ययन किया, जिनके साथ उन्होंने अपना पीएचडी का रिसर्च शोध प्रबंध तैयार किया, वो एक फंक्शनलिस्ट हैं. तो इसीलिए कोज़र के काम में कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिज्म के बीच में हमें एक ब्रिज, एक पुल दिखाई देता है, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट के फंक्शंस की बात कर रहे हैं. अर्थात वो यह कह रहे हैं कि संघर्ष का समाज के लिए एक सकारात्मक प्रकार्य है. तो जो दो पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी के हैं जो एकदम एक दूसरे के विपरीत खड़े नज़र आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, उन दोनों पर्सपेक्टिव्स को जोड़ते हुए कोज़र ये अपना सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं. मुझे लगता है आपको ये सिद्धांत जिस प्रकार से आपको इस वीडियो के ज़रिए समझाया गया वह आपको उपयोगी लगा होगा. आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा. आप ज़रूर अपने फीडबैक को या तो कमेंट सेक्शन में या फिर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें दें. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.